गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 13 पानी की कहानी पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। इसमें कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, मैंने लिखे हैं, देख लीजिए। घृणा, पिस जाना, सिकुड़ी पड़े रहना, धरातल, जी मचलाना, कछुआ, ठिगने, ज्वालामुखी, उन्मत्त होना, हर्द्रजन, चौधियाना, स्वच्छंद। शब्द अर्थ देखिए। मोती का अर्थ होता है मुक्ता, बूंद, बिंदु, सुरीली, मधुर, घृणा, ईर्ष्या, ओस, शबनम, जड़, मूल। अब ये मैंने दिया हुआ है, आप अपनी बुक में पिक्चर लगाइएगा। जल का जीवन में अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है जल ही जीवन है, जल जीवन का आधार है। जल संरक्षण के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आप इसके ऊपर लिखेंगे। पहले पानी का क्या अस्तित्व बताएंगे, पिक्चर बनाएंगे, पानी कैसे होना, कैसा है, उसको कैसे हम बचाएंगे, उसका जीवन में क्या महत्व है, ये बताते हुए आपको लिखना है। देखिए पिक्चर बना हुआ है। सावन भादो साधु हो गए, बादल सब सन्यासी, पछुआ चूस गई पूर्वा को, धरती रह गई प्यासी, फसलों ने बैराग ले लिया, जोगी हो गई धानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। अब इस ऋतु में ये जो पंक्तियां हैं किस ऋतु से संबंधित हैं? गर्मी की। गर्मी में जब बारिश नहीं होती है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, तब पक्षी या सभी लोग बोलते हैं कि कब पानी बरसेगा। तो इन पंक्तियों में कैसे समय का वर्णन है? इन पंक्तियों में गर्मी के मौसम के समय का वर्णन है। अकाल में लोगों को क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। अकाल यानी जब सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता है, खेती बाड़ी जो होती है वो सूख जा, फसल सूख जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, गर्मी से लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे समय को अकाल कहते हैं। तो अकाल में लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं? अकाल में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसानों को पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है सिंचाई के लिए। अगर फसल नहीं होगी तो खाने के लिए कुछ अनाज नहीं मिलेगा, और प्यास बुझाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। हम अनाज के बिना खाए हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यही जीवन का मूल आधार है। लोग और जानवर सब भूखे मर जाएंगे कुछ प्यास के कारण, और कुछ जब फसल पैदा नहीं होगी, अनाज पैदा नहीं होगी, तो लोग भूखे मर जाएंगे। पानी हम लोगों तक कैसे पहुंचता है? पानी का स्रोत बरसात है। पानी का स्रोत बरसात है, यानी पानी हमको बरसात से मिलता है। बरसात होने से धरती जो है वो नम हो जाती है और उसमें तरावट आ जाती है। धरती इसके नदियाँ और नालों में भरती है। बरसात से होने पर पानी जो है धरती के अंदर और नदियों और नालों में भर जाता है। वहाँ से हमारे घर तक नलकूपों के द्वारा पानी पहुँचता है, बोर से भी पानी मिलता है। अब पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं: भाप, द्रव्य और गैस। पहले भाप बनता है, ठोस, द्रव और गैस, ऐसे समझिए। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में जैसे पहले आइस होती है, बर्फ होती है। बर्फ क्या है? ठोस है। जब वो ताप के कारण, गर्मी के कारण पिघलता है, तब वह पानी बन जाता है, यानी द्रव्य बन जाता है। द्रव्य किसको कहते हैं? जो चीज़ें बहती हैं वो द्रव पदार्थ कहलाती हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या ऑयल, सरसों का तेल हो गया, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हो गया। ये करने का मतलब है कि जो चीज़ें
वो बहने वाली हैं, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। आगे गैस भाप के कारण धूप की गर्मी से पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, जो बादल के रूप में बनकर फिर बरसता है और पृथ्वी पर आता है। तो इस तरह पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सारांश देखिए, इसमें बूंद जो है, पानी की बूंद अपने बारे में बताती है। लेखक बेर की जेल से आगे जा रहे थे, तभी बेर की झाड़ी से एक ओस की बूंद उसके हाथ पर टपकी। ओस यानी सुबह के समय, सर्दियों में, खास तौर से सर्दियों में, मुख्यतः सर्दियों में ओस की बूंदें आपको, जब आप बाग में टहलने जाइए तो मतलब फूलों की पत्तियों पर, पेड़ों पर आपको ओस की बूंदें दिखाई पड़ेंगी। तो वो ओस की बूंद जो है वो लेखक के हाथ पर पड़ी और वह अपने बारे में कहने लगी। बूंद लेखक को बताती है अपने बारे में बताने कि मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। एक दिन एक पेड़ की जड़ मुझ जैसे जल कणों को पकड़कर खा जाती है, यानी जड़ जो है, पेड़ की जड़ जो है वो पानी को सोख लेती है। तो यहाँ सोखने का मतलब क्या है, उसको बूंद बताती है कि पेड़ की जड़ जो है वो मुझे खा जाती है। सब कुछ छीनकर बाहर निकाल देते हैं। मुझे एक कोठरी में बंद किया गया। बाद में मुझे लगा कि पीछे से धक्का दे रहा है। बाद में मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जान बचाकर भागी, लेकिन रात होने के कारण सूर्य के आने तक वहीं रहा। असल में मेरे पुरखों इंद्र, हद्रजन और ओषजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लट्टों के रूप में विद्यमान थीं। अब इन दोनों को, हद्रजन और ओषजन, इसको बुध ने अपने पूर्वज बताया है। सूर्यमंडल के भाप के रूप में धरती के चारों ओर घूमते फिरने लगे। बाद में ठोस बर्फ के रूप में रह गया। बाद में ठोसपन छोड़कर पानी होकर समुद्र में घूमती रही। ये अपनी व्यथा कौन बता रहा है? बूंद बता रही है। घूमती रही। बूंद को समुद्र के खारे पानी से बाहर आने की इच्छा हुई। बाहर आकर सभी जीवों को देखा। ऊंची ऊंची चट्टानों पर गिरा, भूमि में समा गई। अंदर अंदर घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुंची। जब सूर्योदय हुआ तब लेखक से विदा लेकर आंखों से ओझल हो गई। यानी जब सूर्य निकलता है, सुबह के समय जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक आप बागों में, बागों में, पत्तों पर, सब पर आपको ओस की बूंद दिखाई पड़ती है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के तेज प्रकाश से ओस की बूंदें जो हैं वो सूख जाती हैं। तो यहाँ बूंद जो है वो बताती है कि तब मैं, सूर्य के निकलने पर मैं आंखों से ओझल हो गई। आगे देखिए, अन्य पदार्थ के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन 3 अवस्थाओं में विशेष अंतर होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। इसके कारण पर चर्चा की। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था हल्की होती है क्योंकि इसमें घनत्व कम होता है। इसी कारण बर्फ पानी में तैरती है। सभी तरल पदार्थों में ऐसी प्रतिक्रिया केवल जल में ही होती है। यदि आपको मौका दिया जाए तो आप किस प्रदेश में, यानी पर्वतीय, मैदानी भाग या समुद्र तटीय प्रदेश में रहना पसंद करेंगे? क्यों? अपने मित्रों के उत्तर भी जानिए। मतलब आपको अगर पहाड़ी इलाकों में या समुद्र के किनारे या मैदानी भागों में रहने के लिए दिया जाए तो आप इसके बारे में अपने मित्रों के साथ वार्तालाप कीजिए। यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं मैदानी भाग में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैदानी भाग में हमें सब प्रकार की चीज़ें आसानी से मिलती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर से मोती जैसा उनके हाथ पर पड़ी। लेखक जा रहा था, बेर जो है वो झाड़ियों पर उगता है, तो जब जा रहा था तब, यानी सुबह के समय, तब ओस की बूंद उसके हाथ पर गिरी
और लेखक को इस चीज का एहसास हुआ कि उसके हाथ पर ओस पड़ी है। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ के ऊपर ही नहीं, पृथ्वी में भी उसकी बड़ी जड़ें और जड़ों के रोए होते हैं। वे जलकणों को पृथ्वी से बलपूर्वक ले लेते हैं। उसकी याद आते ही ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठती है। यानी जो ओस की बूंद होती है वो पानी के रूप में पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं उसे अपने अंदर सोख लेती हैं। तो ये सोच करके बूंद जो है वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण ही पानी की उत्पत्ति हुई। इन दोनों के कारण ही पानी पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ। इसका पहला रूप क्या था? भाप। उसके बाद बर्फ का आकार, फिर पानी का रूप। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपने पूर्वज यानी पुरखे कहा है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ओस की बूंद सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि सूर्य निकलने पर ओस की बूंद जो है वो समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कम से कम 5 वाक्यों में लिखिए। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र तट के आसपास का वातावरण नमी से युक्त होता है, नमी वाला होता है, इसलिए समुद्र तटीय नगरों में ना अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। जल इंसान के लिए कभी कभी खतरा भी बन जाता है। ऐसी परिस्थिति कब और क्यों आती है? लिखिए। जल से कितना उपयोग है, यानी जल का हम कितना उपयोग करते हैं। जल का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, उसके बिना तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये खतरा भी जीवन के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा बरसात के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। अक्सर अब इधर देखिए, अपने हैदराबाद में भी कितना बाढ़ आ गया था, कितने घर नष्ट हो गए थे, लोगों का सामान नष्ट हो गया। तो ज़्यादा बरसात के कारण नदियों में बाढ़ आ जाने से शहर गांव के गलियां पानी से भर जाती हैं, फसल खराब हो जाती है। इस प्रकार जल इंसान के लिए कभी कभी खतरा भी बन जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कम से कम 10 वाक्यों में लिखे। जल को प्रकृति एवं जीवन का संरक्षक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन का संरक्षक है। हाँ, उसके बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हमारे शरीर में पानी के बिना जीव क्रिया नहीं होती। हमारे शरीर में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। पेड़ पौधों के उगने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फसलों को पैदा करने के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। कारखानों में भी जल का बहुत उपयोग होता है। जल चक्र को जारी रखने में सहयोग देती है। आवासीय प्रांतों में ठंड वातावरण प्रदान करती है। बर्फ के ये सभी उपयोग हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर आधारित है, सिद्ध करते हुए अपने विचार लिखें। हाँ, प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर आधारित है। उदाहरण के लिए जल के बिना जीव जंतु नहीं होते हैं। जीव जंतु के लिए पानी आधार है। जल भी सुरक्षित रहता है तो पेड़ पौधों की जरूरत होती है। इस प्रकार हर तत्व एक दूसरे के लिए आवश्यक है, एक दूसरे पर आधारित हैं। शब्द भंडार। पानी का साधारण अर्थ जल होता है, किंतु जिस प्रकार पानी का जीवन में अत्यंत महत्व, उसी प्रकार भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। इससे संबंधित अनेक मुहावरे भी हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं, इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पानी पानी होना यानी शर्मा जाना, लज्जित हो जाना। वाक्य है, राम अपने बुरे काम के लिए पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया, यानी शर्मिंदा हो गया। पानी के मोल यानी बहुत सस्ता। आजकल आलू का दाम पानी के मोल के समान हो गया है। पानी पर नींव होना, टिकाऊ ना होना। हमें जीवन को पानी पर नींव नहीं देना चाहिए।
पानी फेरना, चौपट कर देना, वह सब कार्यक्रम पर पानी उसने सब कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य कर डालना। रमेश यह कार्य पानी में आग लगाकर कर लिया। रमेश ने यह कार्य पानी में आग लगाकर कर लिया। भाषा की बात दिया हुआ है, इसमें जो है चिन्ह दिए हुए हैं, चिन्ह बताने हैं कि चिन्ह देख के बताइए कि कौन से कारक हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने में जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति यानी वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काके की, कारेली, अधिकरण में पर, संबोधन, हे, अरे, ओ, ये सब। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस दिए हैं, इसलिए देखकर बताना है कि कौन सा कारक है। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। हाँ, मैंने सोचा, सोचने का कारक किससे किया? मैंने, तो ये कर्ता कारक हो गया। असंख्य बिंदुओं ने अपने प्राण नष्ट किए हैं, तो ने, तो ये भी कर्ता कारक। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को दिया हुआ है तो ये कर्म कारक हो गया। उन्हें बाहर निकाल देते हैं, ये कर्म कारक। यह सर मेरी हथेली से निकल रहा है, करण कारक। उसकी महान आकर्षक शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा, करण कारक। अब ये नीचे दिया हुआ है जल का जीवन, ये मैंने दिया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसको आप पढ़ लीजिएगा। परियोजना कार्य इस दिया हुआ है, इसको फिलअप द ब्लैंक्स करिएगा। व्याकरण क्या मैं ये कर सकता हूँ, पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ। सही, सब सही है इसमें। जल का महत्व व उसके संरक्षण के उपाय बता सकता हूँ। सही। परिचित वस्तु की आत्मकथा लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। सही। तो इसमें जो है आप देखिए ये दिया, प्रशंसा में दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में मिट्टी का कण कैसा है उसके बारे में बताया, मिट्टी का कण अपने बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद परियोजना कार्य है, उसका भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है। अतिरिक्त अभ्यास जो है इसमें ग्रामर है, व्याकरण है, इसको आप देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, मैं मीनिंग बता दे रही हूँ। घृणा का अर्थ होता है ईर्ष्या, नफरत। धरातल पृथ्वी, जकड़ लेना, पकड़ लेना। उत्सुकता, उत्साह। स्वच्छंद, स्वतंत्र। अब नीचे ये वाक्य प्रयोग आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द यहाँ पर 5-5 दिए हुए हैं, आप लोग 3-3 लिख लीजिएगा। पानी का है जल, वायु, पैर, नीर, तोय, सलिल, इसमें से 3 लिखिएगा। असंख्य का है अनगिनत, अनंत, गिन न सकने वाली संख्या। प्रसन्नता, संतोष, हर्ष, मोद, आमोद, सुख, उल्लास। अग्नि का आग, पावक, अनल, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, ये सब 5-5 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 3 लिखने हैं। हर शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं मीनिंग अर्थ बता रही हूँ, आप लोग बात प्रयोग कर लीजिएगा। आंख लगना, नींद लगना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा या अति प्रिय। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। पापड़ बेलना, दुख में जीवन बिताना। इधर का उधर होना, व्यवस्था बिगड़ जाना। अब ये विलोम शब्द में घृणा, प्रेम, छीनना, न छीनना। हाँ, ये क्रोध, शांत, दबाना, प्रोत्साहन देना।
संसिद्ध रहना, संसिद्ध न रहना, स्वतंत्र अस्वतंत्र, इधर उधर। संधि विच्छेद दिया हुआ है। उन्नति उत प्लस नति, सर्वोत्तम सर्व प्लस उत्तम, सम्मति सत प्लस मति, सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त, प्रत्येक प्रति प्लस एक, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय। विग्रह वाक्य लिखिए। सत्य लोक, हाँ सप्त लोक सप्त है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सा अधपा ता आएगा। हाँ सा अधपा ता, सप्त लोक यानी 7 लोक। देखिए यहाँ पे ये ऐसे आएगा, सा अधपा ता, सप्त लोक यानी 7 लोक। आपकी पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। पाप डैश पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता माता और पिता, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो। शुक्ल पक्ष, शुक्ल है पक्ष जो, स्त्री रत्न स्त्री रूपी रत्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो मरता ना हो अमर, सबसे अच्छा सर्वोत्तम, जो लिखती हो लेखिका, जो धोखा देता हो धोखेबाज, उद्योग से संबंधित औद्योगिक, पति का छोटा भाई देवर। अब ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये वर्कशीट है, आप इसमें से देख करके पूरा लिख लीजिएगा पेज नंबर 136 तक, यानी 135 और 136 पेज जो है वो आप देख करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो समझ में ना आए आप आकर के एक बार फिर से समझ सकते हैं। धन्यवाद।